नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करेंगे 5.2 के उदाहरण जो कि आधारित है पाई चार्ट पर, जो हम डिटेल में समझ चुके हैं कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट कब बनाया जाता है, पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो उन्हीं पर आधारित है प्रश्नावली 5.2। तो आज हम हल करेंगे 5.2 के उदाहरण। तो देखते हैं 5.2 का उदाहरण नंबर पहला क्या दिया गया है। संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उनकी बचत प्रतिशतों में को दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट बना के दिया गया है और वो पाई चार्ट किसका है? एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत, पूरे महीने में क्या क्या खर्चा हुआ, कितने प्रतिशत प्रत्येक मद पर खर्चा हुआ, वह बता रहा है ये पाई चार्ट। अब आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि दिए गए पाई चार्ट को देख के आपको उत्तर देना है। तो देखते हैं, ये दिया गया है आपको एक पाई चार्ट। तो देखिए इसने पहला प्रश्न क्या पूछा है, किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो देखते हैं हम पाई चार्ट। अब यहाँ पर ये बनाया है पाई चार्ट, तो सबसे अधिक खर्चा किस मद पे किया गया है वो आपको देख के बताना है। यहाँ से देख के हम बता सकते हैं, ये देखिए ये 20%, तो ये 25%। तो सबसे अधिक खर्चा हमको देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 या 15, ये 10, ये 5। तो सबसे अधिक किस पे खर्चा हो रहा है? भोजन पर। कितना खर्चा हो रहा है? कुल का 25%। जो कुल खर्चा है ये पूरा कुल खर्चे को बता रहा है और उसका भोजन कितना प्रतिशत खर्चा हो रहा है? भोजन पर 25%, जो कि इन सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस मद पर खर्चा हो रहा है? तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया यहाँ से, भोजन। भोजन पर सर्वाधिक खर्चा हो रहा है, कितना? तो 25%। क्लियर? ये पाई चार्ट को देख के हमने उत्तर दिया। अगला देखिए, किस मद में व्यय सबसे अधिक है, ये तो हो गया भोजन। दूसरा प्रश्न है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कुल बचत कहाँ है। तो ये है बचत, कितने प्रतिशत है ये बचत? 15%। अब 15% के बराबर और कहाँ है? देखिए ये 20 है, ये 5 है, ये 10 है, ये आया 15। तो जो बचत 15% है उसके बराबर खर्चा किस पे हो रहा है? बच्चों की शिक्षा पर। तो जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों की शिक्षा पर। यही पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था? किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% है और बचत भी क्या है? 15% है। इसका मतलब बचत के बराबर किस मद पर खर्चा हो रहा है? तो बच्चों की शिक्षा पर। क्लियर? तो इसी का तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। तो मासिक बचत आपको दी है 3000 रुपये। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। तीसरा, मासिक बचत थी कितनी? 15%। तो क्या है ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बचत है 3000, तो 15% बराबर आ रहा है 3000 रुपये के। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल का 15% बराबर दिया गया है 3000 रुपये के। क्लियर? अब आपको पूछा कपड़े पर व्यय कितना हुआ। कपड़ा कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? परिवहन, मकान किराया, बच्चों की शिक्षा, भोजन, ये कपड़ा, ये 10% खर्चा हो रहा है कपड़ों पर। तो यहाँ से हम बता रहे हैं कि 15% बराबर है 3000 रुपये के। तो 1% किसके बराबर होगा? इसलिए 1% किसके बराबर हो जाएगा? एक एक ही नियम लगाएंगे तो 3000 बटा ये जो 15 था वो नीचे आ गया। इसलिए 10% किसके बराबर होगा? 10% बराबर 3000 बटा 15 गुणा में आ जाएगा 10। क्लियर? एक एक ही नियम किया तो 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, ये आ गया 200 और पीछे एक जीरो और लग जाएगा तो कितने रुपए आ गए? 2000। तो क्या हो गया? इसलिए कपड़े पर व्यय, कपड़ों पर व्यय बराबर
2000 रुपये। तो हर महीने कपड़ों पर खर्चा कितना का आ रहा है? 2000 रुपये का। क्लियर, समझ में आया? आपको एक पाई चार्ट बना के दिया होगा और फिर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, तो पाई चार्ट देख के आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर तीसरा जो लास्ट प्रश्न था उसमें बोला गया था कि कुल का 15%, कुल का 15% क्या है बताया गया था आपको कि देखिए ये पूछा है कि मासिक बचत 3000 है। तो बचत हम जानते हैं कि 15% बचत हो रही है, तो 15% किसके बराबर आ रहा है? 3000 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर आएगा? 3000 बटा 15 के। और 10% किसके बराबर होगा? तो 3000 बटा 15 गुणा 10। इसको हल किया तो प्राप्त हुआ हमको 2000। मतलब कपड़ों पर व्यय कितने रुपए का हो रहा है? 2000 रुपये का। क्लियर है? इजी है? समझ में आया आपको? तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 2। तो देखते हैं उदाहरण 2 में क्या दिया गया है। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। अब कोई बेकरी की दुकान है, उसमें एक दिन में क्या क्या चीज़ों की बिक्री हुई है वो दी गई है। तो देखिए क्या दिया है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये की बिकी है, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये की, केक और पेस्ट्री 160 रुपये की, बिस्किट 120 रुपये के, अन्य 40 रुपये की और कुल बिक्री हुई है 720 रुपये की। तो क्या बोला गया है, इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट आपको खींचना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? वस्तुएं दी गई है और कितनी बिक्री हुई है वह दिया गया है, और कुल बिक्री हमको दी गई है 720 रुपये की। तो कुल के लिए हम पाई चार्ट बनाते हैं। हमने क्या सीखा है? पाई चार्ट किसके लिए बनाया जाता है? किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने के लिए पाई चार्ट बताया जाता है। तो ये एक संपूर्ण दिन की बिक्री बताई गई है और इसके विभिन्न भाग बताए गए हैं, तो इनको पाई चार्ट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए हल। सबसे पहले हमको ये विभिन्न वस्तुओं के लिए केंद्रीय कोण का मान निकालना होगा। क्लियर? तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, वस्तुएं, फिर आएगा बिक्री। क्लियर? तो देखते हैं वस्तुएं कौन कौन सी है। पहली सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड। दूसरी है फ्रूट ब्रेड। तीसरा केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री। चौथा बिस्कुट। आगे देखिए अन्य। क्लियर? अब देखिए बिक्री कितनी दी गई है, ये वस्तु और बिक्री कितनी है। तो सामान्य ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक और पेस्ट्री 160, बिस्कुट 120 और अन्य 40। ये अन्य 40। क्लियर? अब हमको ये संपूर्ण बिक्री कितनी हुई है कुल, वह भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 720। तो यहाँ आ जाएगा 720 रुपये की कुल बिक्री हुई है। क्लियर? तो हमको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें संपूर्ण का कितना भाग है। तो ये जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग। संपूर्ण कितना है? जो पूरा है वह तो है 720 रुपये। तो ये जो 320 है वह संपूर्ण का कितना भाग है? तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 320 बटा कर देंगे 720। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा तो यहाँ आ गया 2 एकम 2 और 2 छंग 12। क्लियर? ये नीचे काटा हमने, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 छंग 12। तो अगर आपको पूरा काट के लिखना है तो पूरा लिखिए, नहीं तो इतना ही लिख देते हैं हम 16 बटा 36 कि संपूर्ण का भाग निकालना है। मेन रीज़न तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर? केंद्रीय कोण। क्या है हमारा यहाँ पर उद्देश्य निकालने का? केंद्रीय कोण के लिए ये पूरी सारणी बनाई जा रही है। तो ये जो अगला कॉलम है वह आएगा केंद्रीय कोण का। जब हमारे पास केंद्रीय कोण होगा तभी तो हम पाई चार्ट बनाएंगे।
ये तो पाई चार्ट कैसे बनता है हम समझ चुके हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य तो है केंद्रीय कोण निकालना। इसके लिए केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं हम सामान्य ब्रैड के लिए। तो क्या आ रहा है, ये संपूर्ण का कितना भाग है, तो ये आ रहा है 16/36। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम 360 डिग्री का गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं 360 डिग्री, तो ये कट जाएगा। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 160 डिग्री। क्लियर। आगे देखिए 80, तो इसमें संपूर्ण का भाग 80/720 किया, 8 से कट गया, 8 9 72 और ये 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ रहा है 1/9। तो इसके लिए केंद्रीय कोण का मान कितना आ जाएगा, 1/9 गुणा 360, 9 चौक 36, तो कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 40 डिग्री। क्लियर। आगे देखते हैं 160, तो इसके लिए भी हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे, बटा करना है हमको 720, ये है 720, 160/720। क्लियर। 4 से काट के देखते हैं, ये तो हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 4 एकम 4 बचे 3, तो ये हो गया 32, तो कितना होगा 8 चौक 32, तो ये आ गया 4/18। तो इसके लिए केंद्रीय कोण का मान कितना हो जाएगा, 4/18 गुणा 360। तो काटेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 80 डिग्री। क्लियर। आगे चलते हैं 120, तो इसके लिए संपूर्ण का भाग निकालना है, तो 720 का भाग लगाया, 12 से कट रहा है, 12 छंग 72 होता है, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो ये आ रहा है 1/6। अब हमको केंद्रीय कोण निकालना है, तो गुणा कर दिया 360 का, तो ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर। समझ में आ रहा है। अब बचा है अन्य, तो ये संपूर्ण का कितना भाग है पहले तो हम वो निकाल रहे हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 3, ये हो गया 32, 8 चौक 32, ये आ रहा है 1/18। तो केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा, 1/18 गुणा 360, 18 दूनी 36, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो ये सबके लिए हमारे पास केंद्रीय कोण का माप आ गया है। सबसे पहले सामान्य ब्रेड 160 डिग्री, फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री, केक और पेस्ट्री 80 डिग्री, बिस्किट 60 डिग्री और अन्य आया है 20 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास केंद्रीय कोण आ गए तो हम पाई चार्ट बना सकते हैं। क्लियर। तो देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, आपको किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, सबसे पहला काम। क्लियर। अब इस वृत्त का जो केंद्र है, और आपके पास चांदा होगा, तो आपने चांदे का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र एक साथ रखा, और जो चांदे की बेस लाइन है, आधार रेखा है, उसको इस रेखा पर रखा, और फिर कोण बना दिया 160 डिग्री का। चांदे में क्या है, कोण लिखे हुए होते हैं, तो जहाँ आपको 160 डिग्री का कोण दिखा, आपने बनाया 160 डिग्री का कोण, तो ये तो बता रहा है सामान्य ब्रेड 160 डिग्री। क्लियर। अब आपने क्या किया, जो चांदे की बेस लाइन है उसको रखा इस लाइन पे, और फिर बनाया 20 डिग्री का कोण, तो ये प्रदर्शित कर रहा है अन्य को। अब आपने चांदी की जो बेस लाइन है उसको रखा यहाँ, फिर बना दिया 40 डिग्री का कोण, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, फ्रूट ब्रेड को। अब आपने चांदी की जो बेस लाइन है उसको रखा यहाँ, और कितने डिग्री का कोण बनाया, 80 डिग्री का कोण, तो ये प्रदर्शित कर रहा है केक और पेस्ट्री को। अब आपने करा चांदी की बेस लाइन को रखा यहाँ, यहाँ से बनाया 60 डिग्री का कोण, ये प्रदर्शित कर रहा है बिस्किट को। क्लियर। आपको समझ में आ गया ये पाई चार्ट कैसे बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।